तो व्हेन वी मूव टू 65 क्वेश्चन, ये भी डायरेक्टली आपकी बुकलेट से है। वेस्ट मैम ने पढ़ाया था आपको, रिपीटेड हुआ ये क्वेश्चन। लैंडफिल के फेजेस के बारे में बात हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर डोमिनेटली रिलीज ड्यूरिंग द सेकंड फेज की बात हुई है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सेकंड फेज की बात हुई है, इसको बहुत गौर फरमाना था। ठीक है, मैंने हाइपोथेसिस बताया था, रेवन पॉपर हाइपोथेसिस। ठीक है, वेयर दे कंपेयर द कीस्टोन स्पीशीज विद द विंग्स ऑफ द प्लेन, राइट, है ना, कि कौन सा रेवेट आप रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेकंड फेज की बात हुई है डिकम्पोजिशन के। तो जब सेकंड फेज में आते हैं आप, और आपको पढ़ाया भी गया है कि सेकंड फेज में हमारी मोस्टली हाइड्रोजन और CO2 अलोंग विद अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है 65 का गाइस, वो 2 होगा। मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो है इसका 2 है, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड CO2। ठीक है, तो इनिशियल फेज में तो आपकी CO2 और वाटर होता है, और फिर सेकंड फेज में आपकी अमोनिया, हाइड्रोजन एंड CO2 होती है, एंड देन ऑनवर्ड्स मीथेन आपका प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है काफी अच्छी क्वांटिटी में। और ये लिटरेचर में भी काफी सपोर्टेड है ये हाइपोथेसिस की सेकंड फेज में जनरली अमोनिया, हाइड्रोजन और CO2 आपका निकलता है। तो 65 द करेक्ट आंसर इज 2। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम पूरे सोल्यूशन के साथ आपको आएंगे। अभी ये प्रिलिमिनरी एक क्विक एनालिसिस है हमारी टीम से, इसलिए। देन फॉलोड क्वेश्चन 66। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, मैंने ये खूब पढ़ाया, मैं बार बार इसका एग्जांपल देता था। कोयना डैम महाराष्ट्र, इन कोयना रिवर, जो एक अच्छा खासा एग्जांपल है डैम इंड्यूस सीज्मिसिटी का। राइट, क्वेश्चन नंबर 66 की जब आप बात करते हैं तो डैम है एक तरफ, स्टेट है। तो जैसे ही अब मैं आपकी जगह होता तो मैंने तो पता कर लिया कि भाई मेरे को तो कोयना डैम जो है महाराष्ट्र में है, और कोयना रिवर, तो ये तो मेरा अश्योर हो गया कि D2 के साथ है। तो D2 के साथ है 100%, तो मेरे फिर कुछ ऑप्शन यहाँ से गायब हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन गायब हो जाएगा, डी में 4 हो नहीं सकता, और फोर्थ ऑप्शन गायब हो जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे एक या दो कंफर्मेशन आइडिया और चाहिए। कोयना डैम महाराष्ट्र तो मैंने कर लिया, ठीक है, उसके बाद मुझे एक या दो और कंफर्मेशन चाहिए। उसके अलावा अगर इंदिरा सागर डैम की आप बात करेंगे गाइस, जो इंदिरा सागर डैम है आपका, जो सेकंड ऑप्शन आपका है, वो मध्य प्रदेश में है, ये ध्यान रखिएगा। इंदिरा सागर डैम बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश। तो जैसे ही B3 हुआ, इसका काम क्लिक हो गया, और करेक्ट आंसर यहाँ पे 2 हो गया। तो फिर ये भी ऑप्शन आपका चला गया। ठीक है ना। तो इंदिरा सागर डैम आपका मध्य प्रदेश में है। उसके अलावा जो जाखम मेन डैम है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो ये, सॉरी, जाखम मेन डैम जो है वो राजस्थान का है। जाखम डैम भी कहते हैं इसको। ठीक है, और हसीडो बांगो डैम जो है आपका, ठीक है, जो आपका हसीडो बांगो डैम है, ठीक है, जो हसीडो बांगो डैम है वो छत्तीसगढ़ में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हसीडो बांगो डैम जो है वो आपका, वो छत्तीसगढ़ में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हसीडो बांगो डैम बिलोंग्स टू छत्तीसगढ़, इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश, राइट। सी जो है आपका जाखम मेन राजस्थान, और डी आपका जो कोयना डैम, जो बहुत इजी हिंट था, महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर आपका गाइज यहाँ पे हो जाएगा 2, और मोस्ट प्रोबेबली ये आंसर 2 की फॉर्म में ही आपको मिलेगा जब शायद NTA की इशू करेगा। अभी तो इशू नहीं हुई है, इट विल टेक सम टाइम, एटलीस्ट 10 days और सो, राइट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा आपका। 60C करेक्ट आंसर, 66 करेक्ट आंसर इज 2। ठीक है जी, तो ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जब 67 पे हम जाते हैं, तो ये भी आपकी बुकलेट से डायरेक्ट क्वेश्चन है, मटेरियल में भी है, जो आपको ये मैम ने पढ़ाया था, निशा मैम ने, वहां पे नोट्स में भी था, और बहुत सिंपल है, सीधा सीधा लिखा हुआ है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, और पूछे भी बड़े आसान है। ठीक है, जो पूछे हैं क्वेश्चन वो भी बड़े आसान है। 67 मैच द लिस्ट 1 and 2, तो ISO सीरीज आपको पूछी हुई है। ठीक है, तो ISO सीरीज आपको पूछी हुई है, तो जो आपका ISO 1410 होता है, सबको पता है कि ISO 1410, सॉरी 14010 जो सीरीज है, दैट बेसिकली बिलोंग्स टू इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग। ठीक है, ISO 14010 बिलोंग्स टू इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग। इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग की शुरुआत ही यहीं से होती है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अश्योर थे, दो ऑप्शन आपके यहाँ कट गए, ये गए साहब, ये गए। इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग का जनरली लोगों को याद होता है कि इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग 14010 में सीरीज का पार्ट है। उसके बाद
जो 14020 सीरीज है आपकी, वो बात करती है इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट्स की लेबलिंग के बारे में, तो इन्वायरमेंटल लेबलिंग पे चलेगा साहब। जो 14030 सीरीज है आपकी, वो बात करती है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बारे में, तो ये वन पे चले गए। और जो 14040 है वो आपकी बात करती है लाइफ साइकिल असेसमेंट के बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब आप इसको इस तरह से देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे 1। ए जा रहा है 1410 आपका 4 पे इन्वायरमेंटल लेवलिंग पे, बी जो 1420 है वो जा रहा है इन्वायरमेंटल, सॉरी ए जा रहा है इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग पे, बी जा रहा है लेबलिंग पे, सी आपका जा रहा है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पे, और डी जा रहा है टू लाइफ साइकिल असेसमेंट में। इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट आया है नोट से अपने, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट बुकलेट में है ये में। तो करेक्ट आंसर आपका गाइज यहाँ पे फर्स्ट हो गया 67, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है फिर से। देखिए कुछ फेवरेट, कोई जियोलॉजी के अच्छे जानकार हैं और जिनको जियोलॉजी का मन है पूछने का बहुत ज्यादा, उन्होंने काफी सारे क्वेश्चन पूछे हैं मीथेन को टारगेट करके, क्लेथरेट को टारगेट करके। ये क्वेश्चन भी कुछ कुछ वहीं से आ रहा है। और जब कोल बेड, जो जहाँ पे कोल बनता है और वहां पे मीथेन जनरेट होती है कोल बेड में, तो वहां पे जो कैटाजेनेसिस प्रोसेस होता है, ठीक है, इसको हम डिटेल में आपको देंगे जब सोल्यूशन सामने आएगा, आपके पूरा डिटेल सोल्यूशन जो हम देते हैं हर सेमेस्टर। तो जब 68 क्वेश्चन की आप बात करते हैं, तो द पीक ऑफ कोल बेड मीथेन जनरेशन ड्यूरिंग कैटाजेनेसिस अकर्स एट द टेम्परेचर ऑफ। अब देखिए गाइस, इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर तो आपका जाता है 50 से लेके 150 या 200 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है कि मैक्सिमा कहाँ आता है, कह रहा है ना पीक। तो मैक्सिमा कहाँ आता है, तो जो मीथेन फॉर्मेशन का मैक्सिमा है वो करीबन 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है। अगर आप ढंग से देखेंगे उसको कि किस तरह से फॉर्म होती है, तो 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये कैटाजेनेसिस प्रोसेस में 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है। बहुत सारे लिटरेचर में इसमें काफी सारे पेपर भी हैं, मॉडलिंग के पेपर भी हैं। तो 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये पीक आती है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका थर्ड होगा, 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास। मोस्ट ऑफ द लिटरेचर में आपको ये मिलेगा कि पीक कहाँ पे आती है, मतलब मैक्सिमम मीथेन कहाँ फॉर्मेशन होता है। तो 68 इज थर्ड, 150 डिग्री सेल्सियस पे। हम सेट एक्स का डिस्कशन कर रहे हैं, जो लोग नए जुड़े हैं उनको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो 68 का आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 69 क्वेश्चन पे। डायरेक्ट लाइंस आपकी है बुकलेट 3 में, जहां पे हमने कोरियोलिस कोर्स पढ़ाई हुई है, डायरेक्ट वहां पे है ये लाइंस लिखी हुई है, क्योंकि मैंने ही वो सेशन लिया है, जो रिकॉर्ड्स आपको मिले हैं वो मेरे वाले ही थे। तो 69 क्वेश्चन में, द लॉ विच स्टेट्स in the northern hemisphere, if you stand with your back to the wind, there will be low pressure on your left hand side and high pressure on your right hand side। और ये कुछ और नहीं है गाइस, ये लॉ जो था, इस लॉ को हम बे बैलेट्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। और काफी पुराना क्वेश्चन है। इन द नदर्न हेमिस्फीयर इफ यू स्टैंड विद योर बैक टू द विंड, देयर विल बी लो प्रेशर टू योर लेफ्ट हैंड साइड एंड हाई प्रेशर टू योर राइट हैंड साइड, एंड दिस इज बेसिकली नोन एज बे बैलेट्स लॉ। बाइज बैलेट लॉ नहीं है, बे बैलेट लॉ है ये, थोड़ा सा मुझे जो लगता है, ठीक है। बे बैलेट्स लॉ मोस्ट ऑफ द बुक्स में, लिटरेचर में लिखा हुआ मिलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा आपका 69 में। ऐसी की ऐसी लाइनें हैं, आप अपनी बुकलेट 3 में चेक कर सकते हैं इफ यू आर नॉट श्योर, राइट। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 70, राइट। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और बहुत डेप्थ से है ये क्वेश्चन, मतलब it's not like that everyone can go to the conclusion of this question। क्यों? क्योंकि जिन्होंने भी मैकेनिज्म नहीं पढ़ा बैक फिल्टर के कलेक्शन का, ठीक है, उसको थोड़ा सा इशू हो सकता है। जब जब हमने आपको बैक फिल्टर पढ़ाया और बताया, तो मैंने आपको ये बताया कि जो बैक फिल्टर होता है वो मोस्ट ऑफ द एफिशिएंट डिवाइस है, 100% एफिशिएंट। और 100% एफिशिएंट भी PM 2.5 10, PM 2.5 और 1 के लिए, तो 10 के लिए तो ऑटोमेटिकली होगा। अब ये भी आपको बात पता है, जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो सेडिमेंटेशन से सेटल होते हैं, जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो डिफ्यूजन, इंटरसेप्शन और इम्पैक्शन से सेटल होते हैं। लेकिन एक बात और जो अभी रीसेंट लिटरेचर इसमें ऐड हुआ है बैक फिल्टर में, वो एक बात ये भी है कि अगर जो पार्टिकल के ऊपर आपके चार्ज है, जो फैब्रिक है बैक का, उसके ऊपर अपोजिट चार्ज हो सकता है, तो वो उसको इजीली अट्रैक्ट भी करता है,
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी इसमें होता है, ऐसा ही नहीं कि खाली ईएसपी में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की भी जिक्र यहाँ पे की गई है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो अच्छे लिटरेचर्स हैं वो लिखते हैं कि बैक फिल्टर का जो फैब्रिक है या जो बैक फिल्टर जिस चीज का बना है वो भी एक अट्रैक्शन का काम करता है पार्टिकल के टूवर्ड्स, अगर पार्टिकल पे अपोजिट चार्ज है। तो यहाँ पे अगर रिसेंट लिटरेचर के हिसाब से जाए तो मेरे हिसाब से आंसर फोर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ आंसर होना चाहिए क्योंकि सब कुछ इन्वॉल्व होता है कलेक्शन में, उसके सेडिमेंटेशन होता है बड़े पार्टिकल्स के लिए, डिफ्यूजन होता है छोटे के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी होता है, इंटरसेप्शन भी होता है, इम्पैक्शन भी होता है। बट इन एनी केस अगर थोड़ा सा और हम इसको ले तो दो भी इसका आंसर दिया जा सकता है, तो दोनों में से कोई भी एंटी चूज कर सकता है। पर जहां तक मुझे लगता है 110% फोर्थ ऑप्शन को ही प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि आज की जो लिटरेचर है एट पर 2024 वो ये कहती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी देखने को मिलता है जो पार्टिकल है उसके बीच में और मटेरियल के बीच में। तो मुझे लगता है कि फोर्थ जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आना चाहिए जबकि आपकी आती है। बट अगेन वी आर सेइंग दीज आर probable answer and best of the literature have been surveyed for this by our team, right? But still all the changes are acceptable. If anything they revoke, we will like to challenge that, right? वो फिर हम उसको चैलेंज कर सकते हैं जब रिव्यूज मांगे जाएंगे, बट अभी ये नहीं कह सकते कि कब तक आएगी। तो एक मोस्ट प्रोबेबल आइडिया अपने स्कोर का सभी को होना चाहिए सो दैट दे कैन स्टार्ट स्टडिंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, 71 क्वेश्चन पे हम देखते हैं, 71 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हम छोटे छोटे सेक्शंस में करेंगे डिस्कशन, 20 क्वेश्चन एट ए टाइम या 25, क्योंकि एक साथ थोड़ा सा स्टूडेंट्स को भी कमरसम हो जाता है। ठीक है ना, कि मेरे बहुत सारे ठीक बैठ जाए तो वो थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड हो जाए, या कम हो जाए तो थोड़ा सा इस तरह से डाउन ना हो। तो वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे और पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। जब 71 क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी डायरेक्टली आपकी बुकलेट में टेबल लगा हुआ है, रॉक एंड मिनरल के चैप्टर में अगर खोल के देखें और वहां पे आपको पढ़ाया भी गया है और दो बार इस पे क्वेश्चन भी आया है 71 पे कि नेम ऑफ द रॉक एंड टाइप्स ऑफ रॉक। तो वहां पे आपको अलग अलग तरह के मेटामॉर्फिज्म है। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि डिग्री ऑफ मेटामॉर्फिज्म में अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो लो ग्रेड, मीडियम एंड हाई ग्रेड। लेकिन मैं अगर आपकी जगह होता तो वहां डायरेक्टली ये बात मेंशन है कि सेडिमेंट्री रॉक का एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो है आपका शेल है गाइस। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि शेल इज अ टॉप ऑर्डर सेडिमेंट्री रॉक, ये तो हम एग्री करेंगे सभी। तो जैसे ही हम ये एग्री कर रहे हैं कि D4 है, लेकिन सभी में कंफ्यूजन है क्योंकि टीचर भी स्मार्ट है थोड़ा सा यहाँ पे कि सब में D4 दिया हुआ है। उसके बाद जब आप बात करते हैं तो हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म की जब जब बात होती है तो वहां पे टेम्परेचर भी स्पेसिफाइड है, सब कुछ स्पेसिफाइड है। लेकिन आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जब भी हम हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म की बात करते हैं तो हम नीज का जिक्र जरूर करते हैं। ठीक है, चाहे वो ग्रेनेटिक नीज हो चाहे गार्नेटोफेरस नीज हो, तो नीज का जिक्र जरूर होता है। ठीक है, ये बात होती है हमेशा हाई ग्रेड में। जब जब आप मीडियम ग्रेड मेटामॉर्फिज्म की बात करते हैं तो आप सिस्ट की बात जरूर करते हैं। ठीक है, ये भी आपने कई बार देखा होगा और उस टेबल में भी लिखा हुआ है, इसलिए मैं वही एग्जांपल उठा रहा हूं। तो जब मुझे इतना अश्योर था तो फिर मेरे लिए क्या दिक्कत थी। और जब जब आप लो ग्रेड की बात करते हैं तो वहां पे फिलाइट की बात होती है एग्जांपल्स। फिलाइट रॉक जो है वो बड़ा अच्छा एग्जांपल है लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म का, अगर आप स्टैंडर्ड लिटरेचर भी उठा के देखें, हालांकि हम तो जब पढ़ाते हैं तो यहाँ पे फिर कोई मेरे लिए इशू रह ही नहीं गया था कि जो आपकी गार्नेटी फेरस, ठीक है गार्नेट है और आयरन वाली गार्नेट है, नीज जो है वो आपकी हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म पे जाएगी। तो गार्नेटी फेरस जो नीज है वो चली गई जी हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म। तो A2 हो गया, जैसे ही A2 हो गया वो तो कट गए सारे। A2 होते ही सबका समाधान हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये एक ही एग्जांपल से आप शायद इसमें पार उतर जाते। अगर आप गार्नेटी फेरस नीज को आइडेंटिफाई कर लेते कि ये इसका एक अच्छा एग्जांपल है नीज जो है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये आप आइडेंटिफाई कर सकते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर आपको ज्यादा मशक्कत करनी नहीं थी कि अगर यहाँ पे एक चीज आइडेंटिफाई हो गई कि जो आपकी
गार्नेटिफेरस नीज है वो आपकी हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म पे जाएगी। फिर आपका जो क्लोराइड सिस्ट है वो आपकी मीडियम ग्रेड मेटामॉर्फिक पे जाएगी। और जो आपका फिलाइट है वो लो ग्रेड पे जाएगा। ठीक है। और शेल तो आपको पता ही है, इट्स अ कॉमन सेडिमेंट्री रॉक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे गाइस आपका 2 हो जाएगा। और 71 का जो करेक्ट आंसर है वो मोस्ट प्रोबेबली जब एनटीए की देगा वो 2 ही होगा। राइट, बट these key are probable keys as we are mentioning with each and every question, right? These are the probabilistic most appropriate probabilistic answers because एजेंसी का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा आपको, कंडक्टिंग एजेंसी है। और ऐसा कि यूपीएससी के एग्जाम में भी होता है, अदर एग्जाम्स में होता है, तो एजेंसी माइट डिफर, बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो 71 द करेक्ट आंसर इज। So with this, we will close today's session and we will take up another lot of 20 or 25 question in the next session. और इसको हम as early as possible आपका पूरा discuss करेंगे with probable logics so that when the key come, the people in state of confusion can challenge the key. और अगर कुछ उस पे रिवाइवल आते हैं तो वो स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए और बाकी लोगों के लिए अच्छा होगा, और एक प्रोबेबिलिस्टिक आपके माइंड में पिक्चर होगी कि नियर अबाउट मैं कहाँ तक। So with this, I will stop here. Thank you very much for patience. Thanks for being here. We will see you guys in the next session soon with more questions, like more 20 or 25 questions we will discuss in a stretch, so that आप उसको अच्छे से डाइजेस्ट भी कर पाए। ऐसा नहीं है कि बस खाली ये पता हो कि क्या है क्या नहीं है, आपको क्वेश्चंस का भी एक आइडिया लगना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभी पीएचडी के इंटरव्यूज आपके होने हैं, अनदर एग्जाम्स है, गेट का भी एग्जाम है, दूसरा नेट भी है दिसंबर में। So for that purpose also, these will be helpful. Right. Thank you very much. Thanks for patience and hope you enjoy the session. Take care.